हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, बायोलॉजी का फुल सॉल्यूशन वीडियो। ये आपका 2024 का बायो का वायरल पेपर है और क्या करेंगे हम, बोर्ड की कॉपी पे इसका फुल सॉल्यूशन वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पेपर। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले क्या दिए हुए बहुविकल्पी क्वेश्चन को रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहले का नंबर। द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है। ठीक है, द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है, विकल्प देख सकते हैं आप। दो नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन, या फिर एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का संजीर्ण कोशिका से संयोजन, या इनमें से सभी। ठीक है, तो द्विनिषेचन का तात्पर्य होता है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन। ठीक है, तो ये वाला विकल्प दूसरा हमारा सही हो जाएगा द्विनिषेचन से। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बीजांड का। बीजांड का वह स्थान जहां से बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो पढ़िए, विकल्प देखिए, निभाग या चलाजा कहते हैं, नाभिका या हाइलम कहते हैं, केंद्रक या माइक्रोपाइल कहते हैं। तो बीजांड का वह स्थान जहां से बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिका या हाइलम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वैक्सीन के क्षेत्र में, या इनमें से सभी में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और वैक्सीन, इन तीनों को बनाने में किया जाता है, अर्थात इनमें से सभी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टीबी के टीके का क्या नाम है। टीबी के टीके का क्या नाम होता है, पीएएस होता है, ओपीवी होता है, डीपीटी होता है, या फिर बीसीजी होता है। तो टीबी के टीके का नाम बीसीजी होता है। क्या होता है टीबी के टीके का नाम, बीसीजी होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। अब चलिए जानते हैं कि बोर्ड की कॉपी पे इन्हें हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, फिर हम का नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। द्विनिषेचन से क्या तात्पर्य है, तो जो विकल्प सही होगा उसको हम आंसर में लिख देंगे। एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, अर्थात विकल्प हमारा दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन हम इस प्रकार से लिखेंगे कि बीजांड का वह स्थान जहां से बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, नाभिका या हाइलम कहा जाता है। विकल्प 2 सही है। तो इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन को और विकल्प को लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास क्या होता है, एक पर्चा दिया होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है, वो जल्दी जल्दी कॉपी चेक करता है। अगर आप क्या करेंगे, उसको परेशान नहीं करेंगे, आसानी से उसको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो फुल में फुल नंबर दे के जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न कैसे करना है इनको, तो दूसरे का देख सकते हैं आप, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। पुष्पों में दल का क्या कार्य होता है, तो चलिए जान लेते हैं। तो इसके लिए आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का और क्या करेंगे, पुष्प में दल का कार्य, ये हम हेडिंग डाल देंगे। तो होता क्या है, पुष्प में जो दल होता है, पुष्प का सर्वाधिक आकर्षक भाग होता है। कोई भी पुष्प हो, उसमें जो दल, उसका दल वाला जो भाग होता है वो सर्वाधिक आकर्षित भाग होता है, जो कि अपने रंग से, सुगंध से कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। पुष्प में जो दल का काम होता है वो रंग और सुगंध से भरा हुआ होता है, जो कि क्या करता है, कीटों को, जैसे उसमें लगे नहीं होते काले काले जो भौरे टाइप के कीड़े होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के कीटों को अपनी ओर क्या करता है, पुष्प में जो दल है वो आकर्षित करता है कीटों को अपनी ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए, वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। इसके लिए हम प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा डालेंगे और लिखेंगे वृषण के कार्य, और आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृषण के 2 प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। इसके बाद आप क्या करना, 1 नंबर में क्या लिखना, शुक्राणुओं का निर्माण। वृषण के कार्य क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना और पुंजन यानी एंड्रोजन का निर्माण करना। ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण करना और पुंजन यानी एंड्रोजन का निर्माण करना ही वृषण के प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, दूसरे का गा। आयुडी का पूरा रूप लिखिए। आयुडी का पूरा रूप क्या होता है, तो चलिए जान लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा, हम क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा और लिखेंगे आयुडी का पूरा नाम। तो आयुडी का पूरा नाम होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। क्या होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस आयुडी का पूरा नाम होता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए,
प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का घ, डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो इसके लिए हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंगा नंबर, ठीक है, घ नंबर है, ये घ नंबर है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम यहाँ पे आप घ नंबर कर लेना, ठीक। डाउन सिंड्रोम होता क्या है? डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति होती है, डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि बच्चा मानसिक और शारीरिक विकारों से जूझता है। डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई बच्चा मानसिक और शारीरिक विकारों से जूझता है। डाउन सिंड्रोम में बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत जो बच्चा है वो 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है, इसलिए इसे ट्राइसोमी 2 भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे ट्राइसोमी 2 भी कहा जाता है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे क्या कहा जाता है? अनुवांशिक विकार भी कहा जाता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर यानी अनुवांशिक विकार भी होता है, क्या? डाउन सिंड्रोम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरे का अंगा नंबर, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक डीएनए क्या होते हैं? इसमें हमें 2 अंतर लिखने हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में 2 अंतर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंगा, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? यह आकार में छोटा होता है, गोलाकार और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक या आकार में छोटा, गोलाकार व कोशिका के द्रव्य में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक डीएनए क्या होता है? यह आकार में बड़ा होता है, गुणसूत्रों पर व्यवस्थित होता है और यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक द्रव्य में पाया जाता है कोशिका के, और जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। हमारा अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पढ़िए तीसरे का रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखनी है कि रेड डाटा बुक क्या होती है। तो चलिए जान लेते हैं। तो इसके लिए हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 3 का और हेडिंग होगी हमारी रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम किसी भी राष्ट्र या राज्य द्वारा अपनी सीमा के भीतर आने वाले जानवरों और पौधों की हर विलुप्त या दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखते हैं। ये क्या होती है? एक दस्तावेज होती है। रेड डाटा बुक एक ऐसा दस्तावेज या बुक होती है जिसमें हम अपने राष्ट्र की या फिर अपने राज्य की जो भी सीमा है, अपने राष्ट्र की सीमा हो या फिर अपने राज्य की सीमा के भीतर जितने भी जानवर और पौधे आते हैं, और कैसे पौधे आते हैं? जो कि हर विलुप्त हो चुके हैं या फिर दुर्लभ है, जिनका मिलना दुर्लभ है, उन प्रजातियों का हम क्या करते हैं? इस रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड, रेड डाटा बुक एक रिकॉर्ड दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें विलुप्त प्रजातियों और विलुप्त पौधों और दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने के काम आता है रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख, मलेरिया रोग कैसे फैलता है? मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय बताइए। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ख। अब हेडिंग होगी हमारी मलेरिया रोग क्या होता है। तो जब कोई मच्छर, मलेरिया आप जानते हैं कि मलेरिया रोग हो चाहे कोई सा भी रोग हो वो मच्छर के काटने से फैलता है। तो मलेरिया रोग जब मच्छर किसी को काट लेते हैं, ठीक है, जब मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो मच्छर की लार के साथ क्या होता है? जब व्यक्ति को मच्छर काटता है तो मच्छर की लार के साथ परजीवी व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। वो जो मच्छर की लार होती है वो क्या करती है? अपने जो गंदगी होती है उसकी परजीवी होते हैं वो मनुष्य को जब काटते हैं तो उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। और यही परजीवी धीरे धीरे मनुष्य के शरीर से होते हुए लीवर में पहुंच जाते हैं, और जब लीवर में पहुंचते हैं तो रक्त को, जो हमारे शरीर में खून है, उसको क्या कर देते हैं? संक्रमित कर देते हैं। और जब ये संक्रमण फैलता है जिससे उस व्यक्ति को क्या हो जाता है? मलेरिया नामक रोग हो जाता है। जब मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो मच्छर की लार के साथ उसके परजीवी व्यक्ति के शरीर में लीवर के द्वारा रक्त में पहुंचकर संक्रमण फैला देते हैं उसके अंतर्गत, या संक्रमित कर देते हैं, जिससे उस व्यक्ति को मलेरिया नामक रोग हो जाता है। अब इसके रोकथाम क्या है? मलेरिया का रोकथाम है कि चिकित्सक यानी डॉक्टर आपको जो भी दवाइयां दे रहा हो मलेरिया के रोग से बचने के लिए, उन दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए और मच्छरों से बचने के उपाय कीजिए। मच्छरदानी लगाइए या फिर गुड नाइट कॉइल लगाइए, या जिससे भी मच्छर भागते हो तो आप क्या करिए? मच्छर से बचिए और चिकित्सक जो भी आपको दवाइयाँ देता है इस्तेमाल करने के लिए, उनका इस्तेमाल कीजिए।
हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरे का ग नंबर, पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं, उनके बारे में हमें बताना है कि पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ग, ठीक है, और लिखेंगे क्या, पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव इस प्रकार से हमारी मदद करते हैं कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी पेय पदार्थ हो या डबल रोटी का जब आटा गूंथते हैं या फिर मैदे में हम क्या करते हैं, यीस्ट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, यीस्ट मिलाते हैं। तो वही जो यीस्ट कोशिकाएं होती है जिसे हम क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं। काफ़ी लोग क्या कहते हैं, खमीर, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, गुथे हुए आटे अथवा मैदे में यीस्ट या खमीर मिलाते हैं तो यीस्ट या खमीर की जो कोशिकाएं मिलाई जाती हैं जो कि मैदे में क्या कर देती है, मैदे में किण्वन कर देती। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, मैदे में सोडा वगैरह डालते हैं। जलेबी का किसी ने वो देखा है, जलेबी का जो घोल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, एकदम छीटे छीटे टाइप का होता है, ठीक है, देखा होगा आपने, एकदम वो किण्वन होता है, ठीक, वो क्या कर देता है, एकदम उसको फुला देता है एकदम। तो वही चीज़ होती है कि जब हम यीस्ट या खमीर मिला देते हैं तो मैदे का क्या हो जाता है, किण्वन हो जाता है, वो फूल जाता है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा फूल जाता है, इससे मैदे का किण्वन हो जाता है। इससे मुख्यतः सैक्रोमाइसेज सेरेवेसी का उपयोग होता है, ठीक है, इससे मुख्यतः सैक्रोमाइसेज सेरेवेसी का उपयोग होता है, ठीक है, डबल रोटी या पेय पदार्थ बनाने में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन पढ़िए तीसरे का घ नंबर, पुनर्योगज डीएनए की उपयोगिता क्या है। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या होती है, चलिए जान लेते हैं। तो देख सकते हैं आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 का घ हमने डाल लिया। अब हम हेडिंग डालेंगे पुनर्योगज डीएनए, ठीक है। तो पुनर्योगज डीएनए को किसी कोशिका में स्थानांतरित जीन विशेष का उत्पाद रिकम्बिनेट प्रोटीन प्राप्त की जाती है। पुनर्योगज डीएनए की यही उपयोगिता है कि उससे हम क्या करते हैं, जब पुनर्योगज डीएनए को किसी कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तो जो जीन होता है रिकम्बिनेट प्रोटीन, उससे हम प्राप्त कर पाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरे का अंगा नंबर, बीटी कपास क्या होती है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि बीटी कपास क्या होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अंगा डालेंगे और हेडिंग डालेंगे बीटी कपास, ठीक है। तो बीटी कपास का पूरा नाम बैसिलस thuringiensis होता है। क्या होता है, बीटी कपास का पूरा नाम बैसिलस thuringiensis होता है। बीटी फसलें एक ट्रांसजेनिक फसल होती है। बीटी फसलें कैसी होती है, एक ट्रांसजेनिक फसलें होती हैं जो कि आनुवांशिक रूप से जीवाणु बैसिलस thuringiensis के डीएनए से इंजीनियरिंग की जाती है, जो कि आनुवांशिक रूप से जीवाणु, कौन से जीवाणु, बैसिलस thuringiensis के डीएनए से इंजीनियरिंग की जाती है। पौधों, इनका काम क्या होता है, पौधों में कीटों को भगाए जाने के लिए हम क्या करते हैं, बीटी कपास नामक जीवाणु का उपयोग करते हैं। जो पौधों में कीड़े लग जाते हैं तो उसमें कौन सा हम कीटनाशक यूज करते हैं, बीटी कपास नामक हम जो बीटी कपास नामक जो जीवाणु है, बीटी कपास नामक जो जीवाणु है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, उन जीवाणुओं को भगाने के लिए जो पौधों में लग जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पढ़िए, लघुत्तरीय क्वेश्चन है चौथे का नंबर, एक आवर्तबीजी पौधा का प्रारूपिक बीजांड का रचना का संचित्र वर्णन करना है। एक आवर्तबीजी पौधे का प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आपको केवल फिगर बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। पक्षियों और मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ये आपको समझाना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान होता है, ये आपको बताना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। जो मलेरिया के परजीवी होते हैं उनके जीवन चक्र का चित्र बनाना है, ठीक है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन कौन से हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वें का जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या उपयोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मेडिक वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए कि प्लाज्मेडिक वेक्टर क्या होते हैं। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को उदाहरण से समझाइए कि जीन थेरेपी क्या होती है और एंजाइम थेरेपी क्या होती है, उदाहरण से समझाना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 2 कीट भक्षी पौधों का वर्णन कीजिए कि 2 कीट भक्षी पौधे कौन कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन 6वें का है, जैव
जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए कि जैव विविधता क्या होती है और इसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। संरक्षण की कोई 2 विधियां, हमें उनका विधियों का उल्लेख करना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर पे आता है, बहुत ही ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए कि मानव का स्वास्थ्य और रोग क्या होता है। इस पर हमें क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन करना है कि सूक्ष्म जीवों में औषधीय उपयोग क्या होते हैं। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। ठीक है, मनुष्य में मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और साथ में उसका वर्णन करना है। अथवा में भी एक क्वेश्चन आया है, अथवा वाला क्वेश्चन है, आवर्तबीजी पौधों में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। ठीक है, आवर्तबीजी पौधों में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का चित्रों की सहायता से वर्णन करना है। या तो आप मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र के साथ वर्णन कर दीजिए या फिर आवर्तबीजी पौधों में द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास का नामांकित चित्र बना दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, मेंडल की प्रभाविता का नियम एवं पृथक्करण का नियम की व्याख्या कीजिए। मेंडल का प्रभाविता नियम क्या होता है और पृथक्करण का नियम क्या होता है। 2.5 यानी कि 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आया है, डीएनए की संरचना के वाटसन एवं किक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए कि डीएनए की संरचना के वाटसन और किक मॉडल का उपयुक्त चित्र बनाकर समझाना। चाहे मेंडल वाला कर लीजिए या फिर ये वाला कर लीजिए। ठीक है, जो आपको आता हो वो कर लेना। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखना है। जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व पर एक टिप्पणी लिख दीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व पर टिप्पणी लिख दीजिए या फिर जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिख दीजिए। हिंदी में भी काफी आता है जनसंख्या वृद्धि पर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये था आपका बायोलॉजी 2024 का वायरल हो रहा पेपर। अगर आप इसको फुल सॉल्व कर लेते हैं तो आप गारंटी के साथ 70 में 70 नंबर आसानी से ला पाएंगे। आई होप आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।